हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 31 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ है उसमें पेपर 1 मैं जो सेट कराने जा रहा हूँ, आपको आंसर की देने जा रहा हूँ, वो है सेट नंबर जे। तो इसमें बाल विकास की आंसर की हम देखेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को, फिर खाली जगह है, के रूप में वर्णित करते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा मनोबंध या मनोवैज्ञानिक उपकरणों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, स्कीमा मनोबंध। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? विचार या सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त सोच का विकास। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, विचार सोच में केंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, सेंट्रेशन इन थॉट। क्वेश्चन नंबर 3 है, भी विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, विकास बहुआयामी होता है, और विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 3 सही है, विकास बहुआयामी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अभी, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में, फिर खाली जगह है, के महत्व पर जोर देता है। गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण और सांस्कृतिक उपकरणों। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, सांस्कृतिक उपकरणों। क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो 5 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, एक समावेशी कक्षा में किस बात पर जोर होना चाहिए? तो आगे जो डिस्कस है वो हम बाद में करेंगे, पहले मैं ओनली आंसर बता रहा हूँ। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 3 सही है, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। क्वेश्चन नंबर 7 है अभी आपके सामने, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, और मंदित छात्र। यानी कि जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है उसके अनुसार हमें कौन सा शब्द का यूज करना चाहिए दिव्यांग लोगों के लिए? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है अभी, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 है सही। कैसे देखेंगे कि सबसे पहले की जो अवस्था होती है वो है सांवेदिक, यानी कि सेंसरी अवस्था होती है, उसके बाद मूर्त और अमूर्त, यही क्रम होता है किशोरावस्था तक जन्म से। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। क्वेश्चन 9 है अभी, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, असतर्कता, कम परिज्ञानता या बोधगम्यता। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका कौन सा आंसर होगा? पहला, वो है अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 10 है अभी, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आंकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये नहीं होगा। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें, ये भी नहीं होगा। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए अगर अलग अलग पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ता को जो संबोधित करते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 11 है अभी, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, उसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है कि समस्या समाधान क्षमताओं को हम किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। बाकी के 3 गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए
एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर अंडरलाइन किया है इसीलिए कि याद रहे क्या नहीं करना चाहिए। अधिगम कठिनाइयों से जो छात्र जूझ रहे हैं, जिन्हें सीखने में परेशानी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका 3 सही रहेगा। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग ये नहीं करना चाहिए। बाकी पहला ऑप्शन क्या है, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल ये करना चाहिए, इसीलिए ये गलत होगा क्योंकि ऑप्शन यहाँ नहीं पूछा है। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, द्रव्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना, ये सब करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है अभी शर्मिंदगी। शर्मिंदगी के बारे में कौन सा सही रहेगा। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, बिल्कुल नहीं। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बार बार पैदा करना चाहिए, नहीं। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है कि शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है अभी, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण या नकल और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि। किसी टीचर को छात्रों की जो गलतियां हैं उनका एनालिसिस या विश्लेषण करना चाहिए, क्यों। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, ठीक है। बाकी के 3 ऑप्शन आप देखेंगे तो वो गलत हैं क्योंकि त्रुटियों की जो समझ है वो अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 है अभी, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर या बच्चों को दंड देकर। यानी कि जो मोटिवेशन है सीखने का उसे कैसे बनाया जा सकता है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1 सही है कि प्रवीणता और अभिमुखी जो लक्ष्य हैं उन पर जोर देकर। क्वेश्चन नंबर 17 है अभी, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। निम्न उत्तेजना उच्च भय, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं, या उच्च उत्तेजना उच्च भय। तो सीखने की सबसे अच्छी व्यवस्था कौन सी होती है, उत्तेजना संतुलित हो, बैलेंस्ड हो और कोई भी डर ना हो, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि योग्यता सुधार्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है अभी, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, अन्वेषण और संवाद। क्वेश्चन 21 है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जब सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुति की जाए। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो वो है विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। क्वेश्चन नंबर है 24, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, स्वनियमन। आगे है क्वेश्चन नंबर 25, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, या अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है यहाँ पर,
ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, क्योंकि बात हो रही है प्रगतिशील कक्षा की। क्वेश्चन नंबर 26, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? ऑप्शन नंबर 1, यह योजना अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, किस पर जोर देता है? कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 29, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के कौन से चरण को दर्शाता है? प्रथागत, उत्तर प्रथागत, अमूर्त संक्रियात्मक या प्रथा पूर्व। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, वो है प्रथागत, यानी कि परंपरागत। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है इसमें। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। दोस्तों ये तो थे बाल विकास पेपर 1, सेट नंबर है जे, उसके 30 क्वेश्चन। इसमें से मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन एकदम सही आंसर, सटीक आंसर। फिर भी अगर कोई मिस्टेक होती है मेन आंसर की से, तो वो आप मेन आंसर की में फाइनल चेक कर लीजिए। बाकी इसके अलावा बाकी के जो सब्जेक्ट हैं पेपर 1 पेपर 2 के, उनके वीडियो में सेपरेट अपलोड करता जा रहा हूँ। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस को मैच कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और टोटल मिलाकर के कितने नंबर आपके आ रहे हैं पेपर में। धन्यवाद दोस्तों।